चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 13 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हमारा पर्यावरण। देखते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं और इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है और प्रायः सुना जाता है। और हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि जब वह पर्यावरण यानी वातावरण नहीं रहा उनके समय में जो था, और दूसरे ये कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं परितंत्र देखेंगे तो परितंत्र इसके संगठन क्या है। तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अब किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं और भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु भी दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटक द्वारा प्रभावित होता है। अतः यह बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार है। ये प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित परितंत्र है। और हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं चीनी और मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। एक क्रियाकलाप करके देखें तो संभवतः अपने एक जल जीवशाला देखी होगी। आइए इसे बनाने का हम प्रयास करते हैं। एक जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, जल, ऑक्सीजन एवं भोजन होनी चाहिए। और हम एक वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं और मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है, उसको ला सकते हैं। और यदि हम इससे कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। और क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है। एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। क्या हम यह जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई की क्या आवश्यकता है? क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? देखते हैं। तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। और क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? देखते हैं। तो ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछली एवं पौधे इनमें मर गए हो। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। और इसकी अनुपस्थिति में मृत पौधों और जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है? क्रियाकलाप देखें। तो एक जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया था कि ऐसी जलीय जीवों को साथ न रखे जो दूसरों को खा जाए, अन्यथा क्या हुआ होता? और समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपयुक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी एक क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला की भी स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो।
और क्या आप किसी एक समूह को अधिक महत्व बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। और आहार श्रृंखला एवं जाल देखें तो क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैव स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है और तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषी अथवा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं स्वपोषी सौर्य प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जीव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों द्वारा तक जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था, जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है जो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोग ऊर्जा के रूप में हास्य हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया था और यह पाया गया था कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और उसके बाद देखा जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हास्य होता है और कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में पादप बदल जाता है और तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो जाता है 10%। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का हास्य इतना अधिक होता है कि चौथी पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होती है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा संखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के चित्र यहाँ आहार श्रृंखला के चित्र 13.3 में यहाँ दिया गया है और ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 में 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी ऊर्जा को जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तर पर अनुक्रमिक स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के विभिन्न उपलब्ध नहीं होती है और पहले के स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर का ऊर्जा ही हानि के कारण प्रत्येक पोषी ऊर्जा पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर हास्य होता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण यह है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं और मिट्टी से इन
इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे पदार्थ अजैव निम्नलिखित है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूँ तथा चावल, सब्जी या फल तथा मांस के पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं और उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। क्रियाकलाप देखें तो समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थ में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्राय ही समाचार छपे रहते हैं और कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार के रोचक के औचित्य पर चर्चा कीजिए और अपने विचार में इस खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशिकों का स्रोत क्या है और क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुँच सकते हैं और किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है। चर्चा कीजिए। देखते हैं हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हम सब पर्यावरण का समेकित करते हैं, समेकित भाग है और पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे है ओजोन परत तथा अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो ओजोन का सूत्र है O3 है। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं के अणु में 2 परमाणु होते हैं, जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है और यही ओजोन एक घातक विष है। परंतु वायुमंडल में ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनिक इसके शॉर्टकट में बोल सकते हैं यूवी पराबैंगनिक विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O3 अणुओं से ओजोन बनाती है और उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनिक विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसे कि समीकरण में दर्शाया गया है। O2 मिलकर O2 अगर विभाजित होंगे पराबैंगनी किरणों से O2 विभाजित होंगे तो O+O होंगे और O+O2 मिलकर O3 बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारण माना गया। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया गया। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की तीव्रता से गिरावट आने लगी और क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारण माना गया। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया गया और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यानी UNEP में सर्वानुमति बनी कि इन CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए और अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। क्रियाकलाप देखें तो पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा समाचारों में पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं और पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के नियम संबंधी कानून ओजोन संरक्षण कम करने के कितने सफल रहे हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है। कचरा प्रबंधन देखें तो अपने दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है।
इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो हमें जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइम द्वारा किया जाता है। क्या अपने या कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करती। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होती है और किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन यानी अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता है। इसलिए कोयला खाने में हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु द्वारा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता और इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा कार्बन का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। और वे इसके पहले हम क्रियाकलाप देखें तो क्रियाकलाप में अपने घर में कचरा का एकत्र कीजिए और उनमें से पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा कचरा जैसे दूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय के उपयोग की गई पत्तियां और दूध की खाली थैली तथा खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल और बबल पैक, पुराने फटे कपड़े तथा टूटे फूटे जूते आदि हो सकते हैं और इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। और यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके उससे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए और इसे नम रखिए तथा 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन से पदार्थ है जो लंबे समय के बाद भी अपवर्तित रहे हैं और वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वरूप एवं संरचना में परिवर्तन आया है और जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन आया है उनमें से कौन से पदार्थ अतिशीघ्र परिवर्तित हुए हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आप इनके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण हैं। वे पदार्थ जो प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण में अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर होते हैं और किसी पर्यटन स्थल पर जाइए और हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फेंकी हुई दिखाई देगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे के निपटान के लिए उपायों पर चर्चा की थी। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। एक क्रियाकलाप देखें तो लगाई गई घरों में उत्पादित कचरे का क्या होता है और क्या किसी स्थान से ऐसे एकत्र करने पर कोई प्रबंध होता है। पता लगाइए कि स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका, आवास, कार्यालय समिति द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। क्या वह जैव अपघटित तथा अजैव अपघटित कचरों को अलग अलग करने की व्यवस्था करते हैं। गणना कीजिए कि एक दिन में घर में से कितना कचरा उत्पादित होता है और इनमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरण है। गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पादित होते हैं और इनमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरण है। इन कचरों के निपटान हेतु कुछ उपाय सुझाए गए हैं। फिर एक क्रियाकलाप देखें तो पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल व्यय की क्या व्यवस्था है और क्या वहां इस बात का प्रबंधन है कि स्थानीय जलाशय एवं जल के अन्य स्रोत अनौपचारिक वाहित मल से प्रभावित न हो। अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट यानी कूड़े कचरे एवं तरल अपशिष्ट के निपटान पर प्रबंधन क्या प्रबंध है और क्या वह इस बात पर प्रबंध है कि इस बात का प्रबंधन है कि जिससे सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों के भूमि तथा जल का प्रदूषण न हो। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोजित यानी निवर्तीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके से बदलाव में आए पैकिंग के तरीके से बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे से पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
एक महत्वपूर्ण तथ्य देखें, इस पर विचार करते हैं। रेलगाड़ियों के प्रयोज्य यानी निर्वर्तीय कप देखें। यदि आप अपने माता पिता से पूछें तो संभवतः यदि याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी और जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे, और डिस्पोजेबल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वस्थ एवं स्वच्छकर हैं। और उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समाघात होगा। और इस कुछ पूर्व कुल्हड़ यानी मिट्टी के पात्र विकल्प में के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वर मिट्टी का उपयोग होगा। और अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल होता है। और आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल में क्या लाभ होता है? एक क्रियाकलाप देखें। इंटरनेट पर पुस्तकालय की सहायता से पता लगाएं कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से आपको सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है और ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है और क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई समाघात होता है। हमने इसमें देखा कि इस चैप्टर में परितंत्र में विभिन्न विघटन अन्योन्याश्रित होती है और उस उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है और यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को सीमित करता है। मानव की गतिविधियों पर पर्यावरण पर समाघात होता है। उसके बाद देखा CFCs जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है और हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है।